कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बाप के कारखाने में वर्करों से काम करवाने की बजाय उनके साथ टीवी पर मैच देख रहा है कि तभी उसका बाप ये सब देख लेता है और अपने बेटे की हमेशा की इस आदत से तंग आकर आज वो उससे कह देता है कि आज के बाद कारखाने आने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह नौकरी से निकाले जाने के बाद वो अपने वकील दोस्त हेटर से मिलता है तो वो कहता है कि आगे के बारे में बाद में सोचना, पहले लास वेगास चलकर मस्ती करते हैं। जैक एक अय्याश किस्म का लड़का था, इसलिए उसे अपने दोस्त का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों विकास की रंगीन दुनिया की ओर निकल जाते हैं। जैक के शहर में किसी दूसरी जगह जोए नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड मेसन के साथ उसके अपार्टमेंट में रहती है और मेसन ने उसे प्रपोज करके अपनी अंगूठी भी पहना दी थी, लेकिन बाद में उसे लगने लगा था कि जोए उसके लिए परफेक्ट नहीं है। इसलिए आज काम से वापस आते ही वो उसे साफ साफ ये बात कह देता है कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। जोए के ऊपर ये बात किसी बिजली की तरह गिरती है क्योंकि आज मेसन का बर्थडे था जिसके लिए जोए ने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी और सारे गेस्ट अपार्टमेंट के अंदर से ये सारी बातें सुन रहे थे। इसलिए दिल टूटने के साथ ही सबके सामने अपनी बेइज्जती से जोए पूरी तरह टूट जाती है। उसकी फ्रेंड टिपर उससे कहती भी है कि चलो चल के उस कमीने को ऐसी जगह लात मारते हैं जिसके बाद वो किसी भी लायक नहीं रहेगा, लेकिन जोए ऐसा नहीं करना चाहती बल्कि वो तो मेसन की अंगूठी को अपनी उंगली से उतारने से भी मना कर देती है। इसलिए टिपर उसका दिल हल्का करने के लिए उससे वेगास चलने के लिए कहती है। अपनी फ्रेंड के ज्यादा जिद करने पर जोए मान जाती है और इस तरह वो दोनों वेगास के लिए निकल जाते हैं। इत्तेफाक से जिस होटल में वो दोनों जाकर ठहरती हैं उसी में जैक और उसका दोस्त हेटर भी पहुंच जाते हैं, बल्कि होटल वालों की गलती से उन चारों को एक ही रूम दे दिया जाता है जिससे चोर समझकर जोए और टिपर जैक और हेटर पर अटैक कर देती हैं। आखिर काफी हंगामे के बाद उन चारों को समझ में आ जाता है कि गलती उनमें से किसी की नहीं बल्कि होटल मैनेजमेंट की है। वो जब इसकी कंप्लेंट करते हैं तो अपनी गलती मानते हुए कॉन्शियर्ज उन्हें अलग अलग रूम्स के साथ ही कैसीनो और नाइट क्लब के बहुत सारे टिकट्स फ्री में दे देता है। इस तरह उन चारों की आपस में जान पहचान हो जाती है और जैक जोए को अपनी कहानी बताता है कि उसके अपने सगे बाप ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, जबकि जोए भी बताती है कि कैसे सबके सामने उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है। जैक कहता है कि गम को मारो गोली, चलो चल के एंजॉय करते हैं। अब फ्री के टिकट्स तो उनके पास थे ही, इसलिए वो नाइट क्लब और कसीनो जाकर जी भर के मस्ती करते हैं और मस्ती में वो इतना हैवी नशा कर लेते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि आज रात उन्होंने क्या क्या गुल खिला दिए हैं। अगर सुबह को होटल रूम में जोए की आंख खुलती है तो अपनी उंगली में एक नई अंगूठी और हाथ पर लिखा जैक का नाम देखकर उसे यह एहसास हो जाता है कि रात की मस्ती में वो जैक से शादी कर बैठी है। जैक भी बाहर अपने दोस्त से यही बात कह रहा होता है कि गलती तो हो गई है, अब इसे ठीक कैसे करना है। तभी जो एक लॉटरी मशीन में कॉइन डालने के बहाने से जैक को अकेले में अपने पास बुलाती है और दोनों अटकते हुए ये बात कह ही देते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। दोनों ही इस बात पर एग्री थे कि ये शादी कोई शादी नहीं थी और अब उन्हें अपने अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, लेकिन उनके कहने का तरीका इतना गलत था जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि एक डम इंसान से वो शादी कर भी कैसे सकते हैं। इस बात पर उनमें झगड़ा होने लगता है और गुस्से में लॉटरी का एक कॉइन वहीं छोड़कर जोए वहां से जाने लगती है। जैक भी ऐसे ही उस कॉइन को लॉटरी मशीन में डालकर जाने लगता है कि तभी वो मशीन से बहुत तेज साउंड आने लगता है। जैक पीछे मुड़कर देखता है तो उसका जैकपॉट लग चुका था, जिससे वो और उसका दोस्त खुशी से नाचने लगते हैं, जबकि जोए दूर से ही बार बार कह रही थी कि लॉटरी का कॉइन तो मेरा था, लेकिन कोई इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जैक को $3 मिलियन का एक चेक दे दिया जाता है। अब जोए भी उस चेक को पकड़कर कहती है कि लॉटरी तुम्हारी नहीं मेरी लगी है क्योंकि वो कॉइन मेरा था, जिस पर जैक उसे $10 का नोट देकर चेक उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है कि ये पकड़ो अपने कॉइन के पैसे और छुट्टे अपने पास ही रख लेना। जोए समझ गई थी कि अब वो ये साबित नहीं कर सकती कि लॉटरी उसकी लगी है, इसलिए अब वो अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी दिखाकर कहती है कि लॉटरी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है क्योंकि आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस तरह अपने शहर वापस आकर वो जैक के खिलाफ केस कर देती है कि लॉटरी लगते ही वो उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। इसके लिए वो अपनी फ्रेंड के फोन से ली हुई एक वीडियो सबूत के तौर पर दिखाती है जिसमें जैक कह रहा है कि जोए मेरी वाइफ है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अब इससे पहले कि जैक का वकील कुछ कहता जो कि खुद उसका दोस्त हेटर होता है, उससे पहले ही वीडियो में वो भी दिख जाता है, जिसे देखकर जज अब उन लोगों से बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम जैसे लोगों ने शादी को मजाक बना रखा है। जज को वीडियो में साफ दिख रहा था कि शादी के वक्त नशे की वजह से जैक और जोए अपने पूरे होशोहवास में नहीं थे, लेकिन सबक सिखाने के लिए वो अब उन्हें अगले 6 महीने तक शादी के बंधन में ही रहने की सजा सुना देता है और तब तक उनके $3 मिलियन की लॉटरी की रकम को वो फ्रीज कर देता है, यानी कि इसमें से कोई एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही वो ये भी ऑर्डर देता है कि दोनों को हर महीने मैरिज काउंसिल के ऑफिस में हाजिरी देकर ये साबित करना होगा कि वो दोनों पति पत्नी का धर्म अच्छे से निभा रहे हैं। उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना लंबा फंसा दूंगा कि लॉटरी की रकम से ज्यादा पैसा तुम कोर्ट आने जाने में बर्बाद कर दोगे। आखिर लॉटरी के पैसों के लालच में उन दोनों को एक साथ रहने के जज के आदेश का पालन करना पड़ता है, लेकिन जैक का ये प्लान था कि
वो जॉय को इतना परेशान कर देगा कि वो खुद ही जज से ये कह देगी कि उनकी शादी बस एक झूठ थी। जबकि जॉय को लग रहा था कि 6 महीने किसी तरह जैक के साथ बिताने के बाद वो डिवोर्स फाइल कर देगी, जिससे सेटलमेंट में लॉटरी का आधा पैसा उसे मिल जाएगा। इसलिए वो जैक के साथ रहने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ जाती है, लेकिन जैक ने जानबूझकर अपार्टमेंट को इतना गंदा कर रखा था जिससे वो पहले ही दिन यहाँ से भाग जाए और अपनी हार मान ले। मगर अपनी दोस्त के समझाने पर जॉय यहाँ रुककर घर की सफाई करती है और दोनों अलग अलग बिस्तर पर सो जाते हैं। सुबह को जॉय भी जैक को सबक सिखाने के लिए बाथरूम के अंदर ही टिक कर बैठ जाती है और उसे जी भर के परेशान करने के बाद अपने काम पर निकल जाती है। इस तरह वो एक दूसरे को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन 1 महीने बाद जब वो मैरिज काउंसिल के ऑफिस में हाजिरी देने जाते हैं तो यहाँ वो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो दुनिया के सबसे अच्छे पति पत्नी हो। लेकिन मैरिज काउंसिलर कहती है कि मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या। वो कहती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोर्ट में तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट पेश करूं तो तुम्हें सच में एक पति पत्नी की तरह रहकर दिखाना ही होगा। मगर वो दोनों एक दूसरे को परेशान करने के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ते। जैक बाथरूम के कबोर्ड का ढक्कन उखाड़ देता है तो जॉय भी बार बार बाथरूम का दरवाजा लॉक करके अंदर ही बैठी रहती है। इसलिए जैक हेटर की मदद से बाथरूम का दरवाजा ही उखाड़ कर कबाड़ी को बेच आता है। लेकिन $3 मिलियन के आधे हिस्से के बारे में सोचकर जॉय अपने गुस्से को पी जाती है और ये सब झेलते हुए 6 महीने का इंतजार करने लगती है। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त उसे एक तरकीब बताती है कि अगर वो ये साबित कर दे कि जैक दूसरी लड़कियों के लिए उसे धोखा दे रहा है तो कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे देगा और आधे की बजाय लॉटरी का पूरा पैसा भी जॉय को मिल सकता है। जॉय को ये आइडिया सही लगता है और एक दिन वो काफी सारी लड़कियों को जैक के पास भेज देती है, जो घर के अंदर आकर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। जैक भी उनके चक्कर में आ जाता है और वो घर की छत पर जाकर हेटर को फोन करके उसे भी मदद लेने के लिए बुलाने लगता है। लेकिन हेटर कहता है कि ये एक ट्रैप है, तुम जल्दी वहां से निकल जाओ। लेकिन जैक कहता है कि हम भी उनसे कम नहीं है, एक काम करो, जितने भी अपने जानने वाले लोंडे हैं सबको यहाँ लेकर आ जाओ। ये कहकर वो घर के अंदर आ जाता है और थोड़ी देर में जॉय और उसकी फ्रेंड भी जैक को रंगे हाथों पकड़ने के लिए आ जाती हैं। लेकिन जैक आराम से एक कोने में बैठा होता है और तभी पीछे से हेटर कई सारे लड़कों को लेकर वहां आ जाता है, जो जॉय और उसकी फ्रेंड को अच्छी तरह परेशान करते हैं और देखते ही देखते ये घर एक नाइट क्लब में बदल जाता है। अब अगली डेट पर वो काउंसलर के सामने ही चिल्ला चिल्ला कर झगड़ने लगते हैं तो काउंसलर हंसते हुए कहती है कि ये हुई ना बात, अब लग रहे हो तुम दोनों बिल्कुल असली पति पत्नी की तरह। इससे अगली डेट पर जैक अपना सूजा हुआ चेहरा लेकर काउंसलर के सामने पहुंचता है और बताता है कि जरा सी बात पर जॉय ने मेरा ये हाल किया है। लेकिन तभी जॉय काउंसलर को अपने फोन में एक वीडियो चलाकर दिखाती है जिसमें जैक ने जानबूझकर अपने दोस्तों से अपना ये हाल करवाया था। काउंसलर कहती है कि अब तो बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसी तरह इससे अगली डेट पर जैक जॉय के पास किसी से फेक कॉल करवा कर उसे इस गलतफहमी में उलझा देता है कि उनकी काउंसलिंग की डेट आज कैंसिल हो गई है। लेकिन जॉय जैक की ये चाल समझ जाती है और वो दोनों चूहे बिल्ली वाली रेस लगाते हुए किसी तरह काउंसलर के ऑफिस पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद एक दिन जैक घर पर आता है तो जॉय के साथ अपने मॉम डैड को देखकर वो हैरान रह जाता है। दरअसल जॉय को किसी तरह उसके मॉम डैड का नंबर मिल गया था और उसने फोन करके उन्हें ये बता दिया था कि वो जैक की पत्नी है। जैक ने शादी कर ली है ये सुनकर वो तुरंत दौड़े चले आए थे और आज वो जैक से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब एक जिम्मेदार इंसान बनने लगा है। जैक अपने मॉम डैड को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था क्योंकि 6 महीने बाद तो सब कुछ खत्म होने ही वाला था। लेकिन जब उन्हें पता चल ही गया है तो वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन वो जॉय से इसका बदला लेने के लिए उसकी वो अंगूठी उठा लेता है जो उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड मेसन ने पहनाई थी। इसे लेकर वो मेसन से मिलने जाता है और उसे ये अंगूठी देकर कहता है कि जॉय तो तुमसे दूर होकर बड़े मजे से रह रही है और तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करती। दरअसल वो ये सब बताकर उसके मेल ईगो को हर्ट करना चाहता था और उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगता भी है। मेसन जिसने खुद ही जॉय को छोड़ा था वो अब जॉय के बारे में ही सोचने लगता है। इसके बाद जैक के मॉम डैड जैक और जॉय को अपने घर पर एक बारबेक्यू पार्टी में बुलाते हैं। यहाँ वो दोनों ही अपने सारे झगड़े भूलकर सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पेश आते हैं। जॉय को जैक का असली रूप देखकर अच्छा लगता है तो जैक भी जॉय को अपने मॉम डैड और रिश्तेदारों के साथ बहुत ही लव और रेस्पेक्ट के साथ मिलता देखकर उससे अच्छी तरह पेश आता है। दोनों यहाँ काफी अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं। लेकिन जैक ने मेसन को भी इस पार्टी के बारे में बता दिया था, इसलिए वो जॉय से मिलने यहीं आ जाता है। वो कॉफी के बहाने उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। मेसन अगले हफ्ते उससे मिलने की बात कहता है लेकिन जॉय बिजी होने का बहाना बनाकर पार्टी में चली जाती है। जैक चुपकर ये सब देख और सुन लेता है और इसके बाद वो जॉय को लेकर एक गहरी सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये वही जॉय थी जो मेसन की अंगूठी को अपनी उंगली से उतारना ही नहीं चाह रही थी और उसने अभी तक इसे संभाल कर रखा था। जैक का दोस्त जैक को सोच में डूबा देखकर कहता है कि बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, जॉय की थोड़ी सी अच्छाइयां देखकर कहीं पिघल मत जाना वरना वो केस जीतकर तुम्हारा लॉटरी का आधा पैसा लूट कर ले जाएगी। जैक उसकी बात मान जाता है और एक दिन जॉय जब उसे अपने ऑफिस की एक पार्टी में अपने साथ चलने को कहती है तो वो तुरंत मना कर देता है। जॉय उससे रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि हमारी शादी की बात मेरे बॉस को पता चल गई है और वो मेरे पति यानी तुमसे मिलना चाहता है। वो कहती है कि मेरा
बॉस बड़ा अजीब है जो तुम्हारे साथ मुलाकात के बेसिस पर ही तय करेगा कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। जैक फिर भी मना ही करता है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऑफिस पार्टी में दिखाया जाता है कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज अपने अपने पार्टनर के साथ आए थे, लेकिन जॉय पार्टी में अकेली घूम रही थी। तभी उसका बॉस उससे आकर पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड। इस पर जॉय बात को घुमाने ही वाली थी कि तभी उसे जैक दिख जाता है, जो पार्टी में ही ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉइज के साथ गप्पे लड़ाकर सबको हंसा रहा था। जॉय का बॉस उससे मिलता है और वो जैक की बातों से बहुत इंप्रेस हो जाता है, जिससे जॉय आंखों ही आंखों में जैक का शुक्रिया करती है। लेकिन असल में जैक को उसके दोस्त ने एक प्लान के तहत यहाँ भेजा था। वो जॉय को ब्लैकमेल करवाना चाहता था, क्योंकि अगर जैक यहाँ सबके सामने बता देता है कि उनकी शादी बस एक नाटक थी, तो जॉय का प्रमोशन तो दूर उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। जैक स्टेज पर जाकर ये कहना भी शुरू कर देता है कि आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जिसे सुनकर जॉय के चेहरे का रंग उतरने लगता है और वो घबरा जाती है कि कहीं जैक सबको सच न बता दे। लेकिन फिर वो बात को घुमा देता है और स्टेज से नीचे आकर जॉय के साथ डांस करने लगता है। पार्टी के बाद जॉय उसका शुक्रिया करती है और जैक भी आज उससे बहुत अच्छे से बात करता है। जैक ने उसके लिए आज जो किया था उसकी वजह से वो उससे काफी इंप्रेस हो गई थी, इसलिए घर आकर वो उसे अपने करीब आने का पूरा मौका देती है। लेकिन जैक किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता रहता है और उनकी पूरी रात बस जाग कर ही कटती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक एक दिन चुपचाप अपने डैड के कारखाने में काम पर पहुंच जाता है, जिसे दिल लगाकर काम करता देखकर वो बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर एक दिन मेसन फिर से जॉय से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जॉय आज भी उसे इग्नोर करके जाने लगती है, तो मेसन आज उससे बिल्कुल साफ कह देता है कि वो उसे फिर से वापस पाना चाहता है। उसने जॉय के साथ जो भी किया था उसके लिए वो उससे माफी मांगता है और वो अंगूठी उसे फिर से पहनाने के लिए जेब से बाहर निकालता है। इस अंगूठी को देखकर जॉय को सब समझ में आ जाता है कि जैक उसे अपने से दूर करने के लिए क्या क्या चाल चल रहा है। वो मेसन को तो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उससे वो अंगूठी लेकर सीधा कोर्ट पहुंच जाती है, क्योंकि आज 6 महीने हो चुके थे और आज जैक के साथ उसकी शादी और उन $3 मिलियन का फैसला होना था। केस पूरी तरह उसके फेवर में था और जैक भी इस शादी को मानने के इरादे से ही कोर्ट में बैठा था। मैरिज काउंसलर भी अपनी रिपोर्ट में यही बताती है कि शुरुआत में वो खूब लड़ते थे, लेकिन बाद में उनके बीच सब ठीक हो गया और अब वो एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहने लग गए हैं, इसलिए उनकी शादी को वैलिड माना जाना चाहिए। लेकिन तभी जॉय कहती है कि उसे लॉटरी का एक भी पैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो जैक से डिवोर्स लेना चाहती है। जज उसकी बात मान लेता है और जैक ये केस जीत जाता है, लेकिन वो जॉय के इस फैसले से बिल्कुल हैरान था। तभी जॉय उसके पास आकर कहती है कि लॉटरी का पूरा पैसा तुम्हें ही मुबारक हो। ये कहकर वो मेसन की अंगूठी उसके सामने रखती है और कहती है कि आखिर तुम जो चाहते थे वही हुआ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और जैक इस तरह बैठा रह जाता है जैसे वो जीत कर भी हार गया हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉय को ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है, लेकिन प्रमोशन लेने की बजाय वो ये नौकरी छोड़कर ही चली जाती है। दूसरी ओर जैक बिल्कुल उदास बैठा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने मॉम डैड के घर जाता है और उन्हें सारा सच बता देता है कि ये शादी बस एक झूठ था, एक बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि शादी एक गलती जरूर हो सकती है, लेकिन झूठ कभी नहीं। मैंने देखा है तुम दोनों की आंखों में, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब वो कहते हैं कि उठो और जाकर हमारी बहू को मनाकर घर ले आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम पागलों की तरह उसे ढूंढते फिरो और वो फिर तुम्हें कभी ना मिले। जैक तो जैसे इसी के इंतजार में था कि कोई कहे उससे, इसलिए वो जॉय की फ्रेंड से जाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी और अब पता नहीं वो कहाँ गई होगी। अचानक जैक को याद आता है कि जॉय ने एक बार उससे कहा था कि जब भी वो दुखी होती है तो समुद्र किनारे बने एक लाइट हाउस चली जाती है। वो अब जल्दी से उस लाइट हाउस के पास चला जाता है, जहाँ एक जगह जॉय समुद्र की लहरों को देख रही थी। जैक उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है शहर में ऐसे 5 लाइट हाउस और भी हैं। जिस पर जॉय पूछती है कि क्या तुम उन सब पर गए थे। जैक अब कहता है कि सुनो, जब हमारी शादी हुई तो मैं सोचता था कि किसके साथ फंस गया हूँ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ बिताया वो वक्त मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से था। जॉय उसे सुनती रहती है, जिसके बाद जैक घुटनों पर बैठकर उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी। जॉय पहले तो बात को ऐसे घुमाती है जैसे वो मना करने वाली हो, लेकिन फिर जब वो हाँ कर देती है तो जैक के डरे हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब जॉय जैक से कहती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, इसलिए पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। जिस पर जैक कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम दोनों के पास अब बहुत सारा पैसा है। जॉय कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई, हमारी तो लॉटरी लगी है। जिस पर जैक कहता है कि हमारी नहीं, मेरी लॉटरी लगी है। इसी फनी और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।